हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज अपना टॉपिक है बेरियम मील। अपने बेरियम स्वेलो ऑलरेडी पढ़ लिया था, जिसमें बेरियम अपन स्वेलो करवा रहे थे बेरियम सल्फेट। आज अपन खिलाएंगे उसको एज ए मील, है ना, भोजन की तरह। मील का मतलब होता है भोजन, तो भोजन की तरह वो खाएगा, है ना। अच्छा खासा लगभग 100 से 150 ml तक वो पेट के अंदर उतारेगा। उसके बाद में उसकी अपन स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर देखो, जो आंत होती है, आंत का शुरुआत वाला पार्ट होता है, छोटी आंत वाला, उस पार्ट को भी यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अपन स्टमक जो है वो एंड करते हैं। अपना जो पेट होता है वहाँ पे एंड होता है, इसलिए जो प्रोक्सिमल स्मॉल बाउल है यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको भी इंक्लूड करेंगे इस स्टडी के अंदर। तो ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है। तो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और प्रोक्सिमल स्मॉल बाउल का रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में अपन ने कल भी देखा था कि एक तो आपका जो ईसोफेगस होता है वो आ जाएगा, उसके बाद में जो स्टमक है वो आ जाएगा, ठीक है, और प्रोक्सिमल स्मॉल बाउल आ जाएगा, जो कि लोअर वाला पार्ट है, लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का पार्ट है। तो प्रोक्सिमल स्मॉल बाउल, छोटी आंत का प्रोक्सिमल पार्ट है ना, उसका एग्जामिनेशन होने वाला है ये। बेरियम मील को परफॉर्म किया जाएगा टू डायग्नोज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ईसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडिनम बाय यूजिंग बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईसोफेगस है, स्टमक है और ड्यूडिनम किस में आती है? जो प्रोक्सिमल स्मॉल बाउल है ना, सबसे पहले वाला पार्ट ड्यूडिनम ही होता है, फिर जेजुनम होता है, फिर इलियम होता है। तो इसने बोला है ड्यूडिनम वाला पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट है ना। और किसका यूज़ करते हुए? बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करते हुए इसको एग्जामिन को परफॉर्म करेंगे अपन, है ना। डायग्नोज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी, सब प्रोसीजर के अंदर ये लाइन कॉमन होती है। उसके बाद में ऑफ द ईसोफेगस और ये जो भी लिखना होता है वो लिख देते हैं। तो बेरियम मील इन सब का एग्जामिनेशन होता है। 3 पार्ट होते हैं वैसे इसमें। इसको परफॉर्म किया जाएगा एज ए सिंगल कॉन्ट्रास्ट और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के रूप में इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। बेरियम मील एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाएगा 2 मेथड। तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के रूप में परफॉर्म करेंगे और आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एग्जामिनेशन किया जाएगा। अब देखो, इसने बोला है कि सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टमक एंड ड्यूडिनम के डिसऑर्डर एंड एबनॉर्मलिटीज़ को इवेल्युएट करने के लिए सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी परफॉर्म करी जाएगी। तो जो सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी होती है वो मोटिलिटी से रिलेटेड अपन पढ़े थे। इसके अलावा इसने बोला है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल से रिलेटेड डिसऑर्डर है, एबनॉर्मलिटी है, तो उसकी जांच करने के लिए सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी परफॉर्म करी जाते हैं, है ना, स्टमक और ड्यूडिनम की। क्योंकि यहाँ पे मेन पार्ट ये है। ईसोफेगस तो अपने बेरियम स्वेलो में देख लिया था, यहाँ पे स्टमक और ड्यूडिनम इम्पोर्टेंट है ना। अब डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की बात आती है। तो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी को म्यूकोसल डिटेल को स्टडी करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी होती है, जिसके अंदर पाउडर दिया जाता है फ्लोरोसेंट, उसको अपन देते हैं म्यूकोसल डिटेलिंग के लिए। भाई म्यूकोसल की डिटेलिंग अपने को देखनी है, देन डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो एनाटॉमी के अंदर आपको स्टमक की एनाटॉमी और जो ड्यूडिनम है उसकी एनाटॉमी लिखनी पड़ेगी। आप यहाँ पे ईसोफेगस वाली लिखने मत बैठ जाना, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है वो स्टमक और जो प्रोक्सिमल इलियम है, या फिर प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोक्सिमल स्मॉल बाउल है ना, उसका ही एग्जामिनेशन है। ईसोफेगस का तो बेरियम स्वेलो है, उसके अंदर लिखनी है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो स्टमक की एनाटॉमी स्टार्ट कर रहे हैं अपन। कि स्टमक वो जे शेप का ऑर्गन होता है, मस्कुलर मतलब मसल होते हैं उसके अंदर, जो कि मूवमेंट करता है, ठीक है, ताकि भोजन है वो आगे जाता रहे। जो लोकेटेड होगा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। एब्डोमेन के अपर साइड में, ऊपर की साइड और लेफ्ट साइड, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे लोकेटेड होता है, उसके नीचे पेनक्रियाज होता है ना, इस टाइप से। ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। अगर आपने डायग्राम देखा होगा फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में, तो आपको याद आ रहा होगा कि कहाँ लोकेटेड होता है। ये जे शेप का ऑर्गन होता है। इसका लेवल कितना होता है? देखो, लेवल बताना पड़ता है आपको। T10 to L3 वर्टिब्रा, ठीक है। जो वर्टिब्रल बॉडी है वो T10 से L3 वाले पे, एंड अपर क्वाड्रेट एपिगेस्ट्रिक एंड अम्बिलिकल रीजन ऑफ द एब्डोमेन में। तो ये इसके रीजन है ना, अपर क्वाड्रेट। इसके क्वाड्रेट जो बने होते हैं, अपर क्वाड्रेट, मिडिल क्वाड्रेट और लास्ट में फिर लोअर क्वाड्रेट, इस टाइप से आते हैं, बहुत सारे होते हैं, है ना, लगभग 6 के समथिंग होते हैं इसमें क्वाड्रेट। तो उन सभी क्वाड्रेट में से ये जो है वो अपर क्वाड्रेट के अंदर होगा और एपिगेस्ट्रिक और अम्बिलिकल रीजन में होगा, ठीक है। एपिगेस्ट्रिक और अम्बिलिकल रीजन, अम्बिलिकल रीजन जो नाभि वाला रीजन होता है उसको अम्बिलिकल रीजन बोल रहा है, एपिगेस्ट्रिक वाला रीजन, ठीक है, एब्डोमेन का।
स्टमक की इनर वॉल लाइन होगी विद म्यूकोसा, जो सीक्रेट करेगी डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड गैस्ट्रिक एसिड को। जो स्टमक की इनर वॉल होती है ना, जो अंदर की दीवार होती है, वो म्यूकोसा से लाइन रहती है, मतलब म्यूकोसा की लेयर से ढकी रहती है, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं उनका सीक्रेशन करती है। इसके अलावा जो HCl होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है, उसका सीक्रेशन भी वो करती है, जो म्यूकोसा होती है वो। अब स्टमक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। आपको पूरी डिटेल नहीं लिखनी है क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा आपको लिखना सीधे नाम, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। पढ़ा देता हूँ मैं क्या है। कार्डियक कौन सा एरिया जहाँ पे इसोफेगस स्टमक से कनेक्ट होती है। मैंने आपको बताया था ना, कार्डियक स्फिंक्टर, जो इसोफेगस की लोअर स्फिंक्टर होती है, वो यहीं से ज्वाइन होती है वो, ठीक है, कार्डियक वाले एरिया से। स्टमक फूड रिसीव करेगा फ्रॉम द इसोफेगस थ्रू द मस्कुलर वॉल, जो कि लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर भी कहलाती है। तो कहाँ से खाना मिलेगा स्टमक को मिलेगा लोअर स्फिंक्टर से। इसोफेगस की जो कार्डियक स्फिंक्टर है या लोअर स्फिंक्टर है, उसकी हेल्प से खाना अंदर आने वाला है। फिर सेकंड पार्ट आता है फंडस। स्टमक का अपर पार्ट होता है। फंडस ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, कर्व लेने के बाद में जो ऊपर वाला हिस्सा बनता है वो। फिर आता है बॉडी, लार्जेस्ट एंड सेंट्रल पार्ट। सेंटर का जो एरिया होता है वो बॉडी होती है। लास्ट में आता है पाइलोरस। पाइलोरस जो होता है वो लास्ट पार्ट होता है, जो ड्यूडिनम से कनेक्ट होता है एंड 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक एंट्रम होता है, एक पाइलोरिक कनाल होता है। पाइलोरस एंट्रम होता है वो बॉडी को स्टमक कनेक्ट करेगा, है ना, बॉडी को स्टमक से कनेक्ट करेगा। फिर आते हैं पाइलोरस कनाल। इसमें पाइलोरिक स्फिंक्टर पाई जाती है जो कि कनेक्ट होगी ड्यूडिनम को। अब जो ड्यूडिनम है, अपनी छोटी आंत का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडिनम, और जो स्टमक यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाई जाती है एक फिर से। उस स्फिंक्टर का नाम कौन सा था? पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि ये स्टमक के पाइलोरिस भाग से कनेक्ट है, ठीक, इसलिए पाइलोरिक स्फिंक्टर इसका नाम पड़ा होता है। पाइलोरिक जो स्फिंक्टर है वो एक मस्कुलर वॉल है, मतलब मसल से बनी हुई वॉल है एक टाइप का, है ना, वॉल लगा होता है पाइपलाइन के अंदर, वैसे वॉल है जो कि अलाउ करेगा फूड को टू पास फ्रॉम द स्टमक टू द ड्यूडिनम। तो ये वाल्व क्या काम करता है? ये वाल्व जो है वो फूड जो आया है स्टमक से उसको ड्यूडिनम में जाने के लिए अलाउ करता है, लेकिन बैक नहीं जाने देगा वो, है ना, आगे जाने देगा। तो ये इसका काम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर का। तो ड्यूडिनम की देखो T10 to L3 है यहाँ पे, और स्टमक की T10 to L3 है और ड्यूडिनम की L1 to L3 है, और ये इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, है ना। तो ये पाइलोरस कैनाल देखो यहाँ पे है ना, लास्ट पार्ट में ये पाइलोरस आ गया, फिर ये पाइलोरस एंट्रम आ गया, ये बॉडी है इसका, ये फंडस है, ये कार्डियल नोच है, और ये कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे होती है, तो कार्डियल पार्ट ही हो गया। तो ये स्टमक के पार्ट हैं, आपको डायग्राम में बनाना है, ठीक है। पाइलोरस एंट्रम, पाइलोरस कैनाल, बॉडी, फंडस और आपका कार्डियक वाला पार्ट। अब सेकंड आती है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम की एनाटॉमी में क्या होगा देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, ये सी शेप की स्ट्रक्चर होती है। तो ड्यूडिनम जो होती है वो सी शेप की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे देखो आप, ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे ये देखो, ये सी शेप की स्ट्रक्चर, ये ड्यूडिनम यहीं से स्टार्ट होती है। इससे ऊपर तो वो था, है ना, आपका स्टमक था, यहाँ से तो स्टमक था, उसके बाद में ये आपकी यहाँ से स्टार्ट हो गई है ड्यूडिनम। अब ड्यूडिनम का लेवल देखो आप, यहाँ पे है L1 और यहाँ पे L3, तो इतने ही लेवल तक ये रहती है, L1 से L3 पे। बाकी इसके पार्ट है, देखो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, इंफीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्चर है, थर्ड पार्ट है, फिर फोर्थ पार्ट है। तो इस हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड रहती है ड्यूडिनम, है ना। L1 L3 का डायग्राम बना देते हो और ऐसे सी शेप की स्ट्रक्चर बना देना आप। ड्यूडिनम जो है वो सी शेप की स्ट्रक्चर होती है। ड्यूडिनम लोकेटेड होगी L1 L2 L3 वर्टेब्रा के लेवल पर, है ना, L1 से लेके L3 के लेवल पे होती है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। कौन कौन से पार्ट हैं आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, D1 D2 T3 ऐसे लिख देना सीधा। D1 स्टमक के पाइलोरस से कनेक्ट होगा, क्योंकि D1 वाला सबसे पहला पार्ट, तो पेट के जो स्टमक है उसके पाइलोरस से कनेक्ट होता है। D2 जो होता है वो पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ओपन होते हैं। जो पेनक्रिया जूस लेके आते हैं ना, पेनक्रियाटिक डक्ट, और जो कॉमन बाइल डक्ट जो बाइल लेके आती है ऊपर से, जो आपकी ब्लैडर है, गोल ब्लैडर, वहाँ से जो बाइल लेके आती है, ये दोनों यहाँ पे खुलती हैं D2 के अंदर आके। D3 आता है हॉरिजॉन्टल रन करके D4 को कनेक्ट करेगा। तो D3 का इतना ही काम है, वो हॉरिजॉन्टल चलेगा, है ना। ये इसकी बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल यहाँ से जा रहा है, देखो इसको हॉरिजॉन्टल जाना बोलते हैं। ये जा रहा है ना इस टाइप से, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये हॉरिजॉन्टल जाके D4 को कनेक्ट करेगा, बस इतना काम। उसके बाद में D4 जो होता है वो जेजुनम से कनेक्ट कर देगा, ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्चर के ऊपर, है ना, क्योंकि ड्यूडिनम का अगला जो पार्ट है वो जेजुनम आता है, फिर उसके बाद में इलियम आता है। तो जेजुनम से कनेक्ट हो जाएगा। और कौन सा फ्लेक्चर है ये? ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्चर, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट होगा। अब देखो इसकी इंडिकेशन क्या क्या है भाई, बेरियम मील करने का क्या क्या इंडिकेशन, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लैक ऑफ एपिटाइट,
है ना, भूख नहीं लग रही, किसी को भूख की कमी हो रही है ना, पेट भरा भरा लग रहा है पर खाया 2 दिन से कुछ नहीं फिर भी भरा भरा लग रहा है, तो लैक ऑफ एपिटाइट हो चुकी है। एपिगैस्ट्रिक पेन का मतलब है तो जो गैस्ट्रिक वाला रीजन है उसके ऊपर पेन होना। कहाँ पे? पेट में। एक तो आंत में दर्द होता है, एक पेट में दर्द होता है, दोनों अलग अलग। तो एपिगैस्ट्रिक पेन की कंडीशन है, उसके अंदर इंडिकेशन बनेगा। इसके बाद में हार्ट बर्न है ना, जलने की, जैसे ऐसे जलन सी महसूस हो रही है, उस कंडीशन में। डिस्पेप्सिया का जो होता है वो अपर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट और पेन होना। जो पेन है जो अपर एब्डोमेन वाला पार्ट है ना, एब्डोमेन के ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो सकता है और पेन हो सकता है उस कंडीशन में। सस्पेक्टेड गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन, अगर गैस्ट्रिक में कोई रुकावट है ना, कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है ऐसे पेट दर्द से या फिर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जिससे गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट होना, गैस्ट्रिक मतलब पेट में, तो पेट के अंदर कोई रुकावट सस्पेक्टेड हो रही तो उस कंडीशन की भी करना पड़ेगा। अपर एब्डोमिनल मास है, मतलब अपर एब्डोमिनल वाले एरिया के अंदर कोई ट्यूमर है, मास है ना, कैंसर जो बनी हुई है। माल रोटेशन, माल प्लस रोटेशन, माल का मतलब होता है गलत तरीके से, रोटेशन मतलब रोटेट होना। एबनॉर्मल रोटेशन ऑफ गट, जो पेट है वो अजीब तरीके से रोटेशन कर रहा है। एक तो उसका नॉर्मल रोटेशन होता है जिससे वो खाने को आगे ड्यूडेनम में भेजता रहता है, लेकिन अगर एबनॉर्मल करने लग जाए फिर फास्ट रोटेशन करने लग जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस कंडीशन में माल रोटेशन बोलेंगे और उसको इंडिकेशन में लिया जाएगा, है ना। और उस कंडीशन में मतलब आपको बेरियम मील करना पड़ेगा। फिर आता है ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है। जब गैस्ट्रिक का जो मटेरियल है, फूड वगैरह है, खाना है, वो वापस ईसोफेगस में ऊपर आना स्टार्ट कर जाए, है ना, रिफ्लक्स की वजह से, तो उस कंडीशन को बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। उसके बाद में आता है सस्पेक्टेड पाइलोरस ऑब्स्ट्रक्शन। जो पाइलोरस वाला पार्ट था, कौन सा पाइलोरस है? ये जो पाइलोरस वाला पार्ट है, इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, यहाँ पे जाके रुकावट आ गई, तो इस कंडीशन के अंदर भी आपको ये इंडिकेशन में लेना पड़ेगा। किसी का वेट लॉस हो रहा है ना, कारण नहीं पता चल रहा, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, एनीमिया हो रखा है, आरबीसी की कमी हो रखी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, उस कंडीशन में। और सस्पेक्टेड हाइटस हर्निया, हाइटस हर्निया क्या था? यहाँ पे देखो ऐसे कुछ बना होता ना बड़ा सा, फिर ये पेट आ गया था आपका, स्टमक आ गया था इस टाइप से, तो ये जो कंडीशन थी यहाँ पे, नॉर्मल इंसान के अंदर ये पूरा एकदम बराबर होती है लेवल में, इस टाइप से होता है पेट, लेकिन इस कंडीशन में देखो आप, ये थोड़ा अलग दिख रहा होगा यहाँ से, है ना। तो इस कंडीशन को बोला था उन्होंने हाइटस हर्निया। तो हाइटस हर्निया फिर से इसका क्या बन गया? इंडिकेशन बन गया। तो क्या क्या इंडिकेशन थे वापस देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले भूख नहीं लगना, एपिगैस्ट्रिक पेन होना, है ना, ऊपर वाले भाग में पेन होना, हार्ट बर्न जलन होना, डिस्पेप्सिया होना मतलब डिस्कम्फर्ट पेन होना, गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन होना, अपर एब्डोमिनल मास होना, माल रोटेशन, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, सस्पेक्टेड पाइलोरस ऑब्स्ट्रक्शन होना, वेट लॉस होना, एनीमिया होना और हाइटस हर्निया होना। इतने सारी चीज़ों में आपको बेरियम मील प्रोसीजर करना है। अब बेरियम मील की भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, अभी किन किन कंडीशन के अंदर बेरियम मील है वो नहीं करना है, तो वो देखते हैं। तो कंप्लीट लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, बड़ी आंत में अगर कंप्लीट रुकावट है तो इसको नहीं करेंगे। अब बड़ी आंत का यहाँ से क्या लेना देना इसलिए है क्योंकि जो आप पिला रहे हो बेरियम सल्फेट, उसको बॉडी से बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना, और बॉडी से अगर बाहर नहीं निकलेगा किस वजह से? ये बाउल का ऑब्स्ट्रक्शन, बड़ी आंत में ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट की वजह से, तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन दिया। सस्पेक्टेड परफोरेशन है, उस कंडीशन के अंदर भी, परफोरेशन का मतलब होता है छेद हो जाना, है ना, कोई छिद्र है कहीं पे, उस कंडीशन के अंदर भी नहीं करेंगे। कॉन्ट्रास्ट से हाइपर सेंसिटिविटी है ना, कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी जिसको बोलते हैं, उस कंडीशन में नहीं करेंगे। कोई फिस्टुला हो रखा है, उस कंडीशन में नहीं करेंगे। जैसे फिस्टुला मतलब होता है कि जॉइंट बन जाना, जॉइंट कैसे? दो के बीच में, जैसे ये आपका मान के चलो क्या बोलें, स्टमक है, ये स्टमक है, और स्टमक का डायरेक्ट ही बड़ी आंत के साथ में कहीं पे जॉइंट बन गया, है ना। छोटी आंत के साथ में तो ये ड्यूडेनम से बनता है, लेकिन अगर डायरेक्ट ही बड़ी आंत से बन गया, लार्ज बाउल से बन गया, तो उस कंडीशन को फिस्टुला माना जाएगा, ठीक है, मतलब एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाना दो ऑर्गन के बीच में, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी नहीं करना। रीसेंट बायोप्सी अगर हो रखी है जीआईटी की, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बायोप्सी रिसेंट में हुई है तो भी नहीं करना। और सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हुई है ना, प्रेगनेंसी देन भी नहीं परफॉर्म करना ये प्रोसीजर। देखो इसने बोला कि अगर परफोरेशन ऑफ फिस्टुला सस्पेक्टेड हो देन नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो कि वाटर सोल्यूबल होगा का यूज़ किया जाएगा टू परफॉर्म द एग्जामिनेशन। तो परफोरेशन और फिस्टुला सस्पेक्ट है तो उस कंडीशन में नॉन आयनिक वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करेंगे, ठीक है।
परफोरेशन मतलब छिद्र है, और फिस्टुला जो हो रखा है जॉइंट में, जॉइंट बना हुआ दो ऑर्गन के बीच में, उस कंडीशन में कर रहे हैं अपन गैस्ट्रोग्राफिन का यूज, जो वाटर सोल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। गैस्ट्रोग्राफिन याद रखना, गैस्ट्रोग्राफिन इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा जाता है। फिर इस प्रोसीजर के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट काम मिलेंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो इक्विपमेंट्स, फ्लूरोस्कोपी यूनिट विद टिल्टिंग टेबल। टिल्टिंग टेबल का मतलब होता है उसको ऊपर नीचे कर सकते हो आप, है ना। अटैच्ड इमेज इंटेंसिफायर और स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, हाई स्पीड कैसेट। फ्लूरोस्कोपी यूनिट विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, है ना, टिल्टिंग टेबल, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले ये काम आएगी। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए थिन डेंसिटी वाला बेरियम सल्फेट, मैंने आपको पहले बताया है, सस्पेंशन है यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले बताया कि थिन डेंसिटी वाला सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में यूज़ करते हैं, और थिक डेंसिटी वाला डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में यूज़ करते हैं। एफरवेस्केंट पाउडर, गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, और गोज़ फॉर क्लीन माउथ। भाई मुँह से तो पिला रहे हैं, तो फिर मुंह को साफ़ करने के लिए गौस दे देंगे। तो एफरवेस्केंट पाउडर भी लेना है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए। अब पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। पेशेंट को आस्क करेंगे टू टेक लो रेसिड्यू डाइट 2 days प्रायर टू द एग्जामिनेशन एंड ड्रिंक क्लियर लिक्विड द डे बिफोर द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले पेशेंट को बोलेंगे कि वो लो रेसिड्यू डाइट लेगा 2 दिन तक, ठीक है, एग्जामिनेशन से पहले, है ना। लो रेसिड्यू मतलब उसके अपशिष्ट पदार्थ कम बने, है ना। जैसे लिक्विड ले सकता है, तो लिक्विड में वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता फिर बॉडी से, तो ड्रिंक कर सकता है क्लियर लिक्विड, है ना, एग्जामिनेशन से पहले दिन। पेशेंट को लग्जेक्टिव में भी दिया जा सकता है नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, मतलब जो एग्जामिनेशन से पहले वाली रात है, मतलब आज दोपहर में एग्जामिनेशन था, तो आज रात को आपको क्या देना है, लग्जेक्टिव देना है, जो पेट साफ़ करेंगे, है ना। जो टैबलेट होती है लग्जेक्टिव की, वो देनी है। लग्जेक्टिव को बाउल प्रिपरेशन के लिए दिया जाएगा। जो हाथ की प्रिपरेशन चेक करनी है अपना, उसके लिए देंगे अपन, है ना। पहले स्काउट इमेज तो लेते हैं प्रोसीजर करने से पहले, तो उस चीज़ को प्रिपरेशन अपन चेक करेंगे। एंड क्लिनजिंग के प्रायर टू द एग्जामिनेशन, मतलब पूरी जो आंत है वो साफ़ हो जाए, उसके अंदर कोई रेसिड्यू यानी फिकस जो है और गैस जो है वो नहीं बचे, इस चीज़ के लिए अपन को ये लग्जेक्टिव देना है। क्योंकि ये क्या करेंगे, ये इमेज को ख़राब कर देंगे, इमेज क्वालिटी को ख़राब करेंगे, शेडो आएगी उसके ऊपर अगर पेट में गैस होगी पहले से। तो इस कंडीशन के लिए अपन लग्जेक्टिव देते हैं पेशेंट को नाइट में। फास्टिंग को में भी इंक्लूड किया जाएगा 4 to 6 आवर, मतलब 4 से 6 घंटे पहले फास्टिंग, कुछ भी नहीं खाना पीना एग्जामिनेशन से पहले। पेशेंट को आस्क करें नॉट टू ड्रिंक मिडनाइट के बाद में, मतलब आधी रात के बाद में कुछ भी खाए पिएगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन है उसका आज। वुमेन अपनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में इन्फॉर्म करे। प्रेग्नेंट वुमेन का रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि एक्सपोजर से रिस्क हो सकता है जो बेबी पेट के अंदर है, अनबॉर्न बेबी को। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें टू रिमूव ऑल मेटेलिक ज्वेलरी एंड मेटेलिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉडी। ज्वेलरी और जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट हैं उनको हटा देगा वहाँ से। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें टू नॉट टू स्मोक और च्युइंगम, है ना, च्युइंगम